नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पे। और आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। इससे पहले वाले अध्याय में हमने चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ा और आज हम आपका अध्याय 4 पढ़ेंगे, हमारा संस्थाओं का कामकाज। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। कथन 2, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करता है। कथन 3, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। कथन 4, संसद केवल लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सा आपके असत्य है, यानी गलत कथनों का आपको यहाँ पे चयन करना है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है 1, 2 और 3, सी है केवल 3 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वह है सी, 3 और 4 आपके कथन गलत हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ये प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो ऐसा ये भी गलत कथन होगा आपका, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। पहला और दूसरा कथन आपका सही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1979 यानी 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। कथन 2 है, इस आयोग को सामाजिक एक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। कथन 3, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से सत्य हैं, आपको सही कथनों का यहाँ पे चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, आपके उपयुक्त सभी कथन सही है। 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ये बात याद करने वाली है कि जो प्रथम पिछड़ा जाति आयोग था आपका, उसका गठन कब किया गया था? तो 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? काला कालेकर की। 1979 में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुआ। दूसरा जो होता है 1979 में। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये गठित हुआ था। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय देने का जिम्मा दिया गया। 1980 में इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। 1993 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन हुआ। आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहिनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की पीठ ने बहुमत से सरकार के फैसले को वैध घोषित किया गया था। साथ ही न्यायालय ने पिछड़े वर्ग में अच्छे आर्थिक स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण का लाभ न देने का निर्णय दिया व सरकार को इसे सुनिश्चित करने को कहा गया। तो आपका प्रथम जो पिछड़ा जाति आयोग था उसका गठन कब किया जाता है? 1953 में। और जो दूसरा होता है 1979 में। तो ये पॉइंट आप याद रखने, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। ए है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, बी है
शिक्षा इस स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास। सी है यहाँ पे, यानी तीसरा कथन है आपका कर इकट्ठा करना, जो भी आपका टैक्स होगा उसे इकट्ठा करना। और फोर्थ कथन है यहाँ पे आपका सेना, पुलिस व न्यायालय का संगठित विकास करना। आपको बताना है सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं इन चारों में से। तो ये सभी जिम्मेदारियाँ होती है जो गवर्नमेंट होती है आपकी, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, सिटीजन्स जो हैं, शिक्षा इस स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना, कर इकट्ठा करना, जो भी टैक्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करना, सेना, पुलिस व न्यायालय का सांगठनिक विकास करना। तो ये सभी कथन आपके सही होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी, उपयुक्त सभी। उत्तर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। कथन 2, कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। कथन 3, सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। और कथन 4 है यहाँ पे, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस करने के लिए संसदीय सर्वोच्च संस्था है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि आपके कौन से कथन सत्य होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है आपका, बी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है 1, 2 और 4, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, सभी कथन आपके सत्य हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होने के कारण इसे विधायिका भी कहा जाता है। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसले और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस या चर्चा के लिए संसद यहाँ पे सर्वोच्च संस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कथन 2, राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी सदन के सदस्य बनना होता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना कौन से असत्य, यानी गलत कथनों का चयन यहाँ पे चुनना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी, ये वाला कथन आपका गलत है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही होगा। भारत जो है वो राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। बाकी इसका व्याख्या में देखते हैं हम। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उसके लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं होता। जो भी आपके 2 सदन होते हैं, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, तो किसी भी सदन का सदस्य होना वो जरूरी नहीं होता है। यदि वह किसी सदन का सदस्य होता भी है तो नियुक्ति से पूर्व उसे अपनी सदस्य का इस्तीफा देना होता है। अगर वो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का भी सदस्य है तो सिर्फ ज्वाइनिंग से पहले, जब वो राष्ट्रपति को नियुक्ति से पहले हो जाते हैं, तो वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ेगा सदन की सदस्यता का। इसलिए कथन 1 व 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 2, लोकसभा द्वारा सरकार के बजट धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से नहीं रोक सकती है। कथन 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है तथा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, केवल 2 और 3 सही है। यहाँ पे पहला जो कथन है वो है आपका गलत है।
व्याख्या। किसी भी सामान्य विधेयक को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति यहाँ पे आवश्यक होती है। कोई भी जो आपका नया कानून बनेगा या कोई भी किसी में भी संविधान संशोधन होगा तो वो दोनों ही सदनों की यहाँ पे सहमति आवश्यक होती है। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में सहमति ना हो तो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, इसलिए आपका कथन एक गलत है। उसमें ये कहा गया है कि जो लोकसभा की जो अधिवेशन बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन, उसकी जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति द्वारा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है उनकी अध्यक्षता। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक रहती है। बजट व धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। लोकसभा में धन विधेयक व बजट पारित होने पर राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक उसे अपने पास रख सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है या उसमें संशोधन का केवल सुझाव दे सकती है। इन संशोधनों को मानना या ना मानना लोकसभा की मर्जी पर निर्भर है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सत्ता में वही पार्टी रह सकती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या लोकसभा में बहुमत खोने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर जो गवर्नमेंट होती है आपकी लोकसभा में, अगर वो अपना बहुमत पर साबित ना कर पाए तो उसे पूरी मंत्रिपरिषद को और प्रधानमंत्री को साथ में यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए आपके कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेकानुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालयों के मामले में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कथन 2, सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना ही दोनों। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सी। आपके दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने गए नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कथन 2, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। कथन 3, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संविधान की संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है यहाँ पे कि आपके कौन से कथन यहाँ पे गलत होंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है वो है सी, केवल 2 और 3 आपके गलत हैं। बाकी जो पहला कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। व्याख्या, प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, इसलिए कथन एक सत्य है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है, इसलिए कथन 2 असत्य है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र होता है बशर्ते उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन की सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उनके लिए किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, इसलिए कथन 3 आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह
केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। कथन 2, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कथन 3, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। कथन 4 है यहाँ पे, सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले, ये सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। कथन 5, भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 5। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है 1, 3, 4 और 5। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सी, 1, 3, 4 और 5। ये सभी कथन आपके सत्य हैं। जो आपका दूसरा कथन था ना, कथन 2, वो गलत है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। तो वो नहीं किया जाता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वो देखते हैं कैसे होता है। व्याख्या, राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का चुनाव संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति उस प्रकार के जनादेश का आह्वान नहीं कर सकता जैसे कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को कह सकता है, लेकिन वही सलाह पुनः मिलने पर वह उसे मानने को बाध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिमंडल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। कथन 2, प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन है 1, 2 और दोनों, 1 और 2 दोनों, डी है ना ही एक और ना ही दूसरा। तो ये सी उत्तर आपका सही है। ये दोनों ही कथन आपके सही है। व्याख्या पढ़ते हैं हम। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यान्वयन का समन्वय करता है। विभागों के हुए विवादों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार्यों का वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने या उनके विभाग बदलने का अधिकार होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है। इसलिए उसके त्यागपत्र देने की स्थिति में सभी मंत्रियों को भी बर्खास्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। कथन 2, उच्चतम न्यायालय में भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है। कथन 3, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन ए है आपका केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ये आपके सभी कथन सत्य हैं। व्याख्या, भारत की न्यायपालिका का जो ढांचा है वो एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। कथन 2,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी को ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी है ना ही एक ना ही दो। देखिए उत्तर जो है इसका वो है सी। ये कथन पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो आपके सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। ठीक है, ये एक प्रथा रही है कि वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जो आपके सबसे वरिष्ठ हैं। दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, अगर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना होगा तो काफ़ी टफ प्रोसेस दी गई है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं हम। कथन ए, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। कारण आर, विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है यहाँ पे। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को पुष्ट करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए को पुष्ट नहीं करता है। सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो उत्तर है वो है ए और आर ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं और आर जो है वो ए को पुष्ट करता है। व्याख्या, भारत की न्यायपालिका को संविधान का अभिभावक कहते हैं, अर्थात संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। किसी भी विधि के द्वारा संविधान का उल्लंघन होने की दशा में न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, चाहे वह राज्य या केंद्र किसी भी स्तर पर हो। जितनी स्वतंत्रता व जितने अधिकार भारत की न्यायपालिका को प्राप्त हैं उतने किसी अन्य देश की न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। जितनी भी आपकी जुडिशरी है, हमारी जो जुडिशरी है, जितने भी राइट्स उन्हें प्राप्त हैं, दुनिया में किसी भी जुडिशरी को इतने अधिकार यहाँ पे नहीं मिले हुए हैं। इसलिए भारत की न्यायपालिका दुनिया की जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई नागरिक न्याय हेतु अदालत जा सकता है। कारण आर, भारतीय न्यायपालिका को प्राप्त अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए है। ये दोनों ही कथन सही है और आर ए को पुष्ट करता है। व्याख्या, भारत सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है जिसे संविधान के अभिभावक का दर्जा प्राप्त है। संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका हनन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स के कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं आपके? 12 से 35। तो आप ये भी याद करते रहना साथ साथ कि आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। न्यायपालिका के अधिकारों की समीक्षा सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं? ए, देश के नागरिकों के बीच। कथन 2, नागरिक और सरकारों के बीच। कथन 3,
दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच। कथन 4 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से विवाद शामिल होते हैं। ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है 1, 2, 3 और 4, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर सी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 ये सभी आते हैं आपके जुडिशरी। तो इन्हीं सभी विवादों को जुडिशरी के अंतर्गत ये सब आते हैं। व्याख्या। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच तथा केंद्र और सरकारों के बीच के विवाद आदि न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16 सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। कथन 2 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों को बदल सकता है। कथन 3 न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती। उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कौन से सत्य हैं। ए ऑप्शन है 1, 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, 1 और 3, सी ऑप्शन है 3 और 4 और डी है 1, 2 और 3 और 4। इसका जो सही आंसर है वो डी है। आपके सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल सकता है। न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सदस्य शामिल होते हैं। कथन 1 लोकसभा के सभी सदस्य। कथन 2 है राज्यसभा के सभी सदस्य। कथन 3 है राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य। कथन 4 है संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी। केवल 4। हमने पढ़ा इससे पहले जो राष्ट्रपति की जब प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो उसमें जो आम जनता होती है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करती है, बल्कि उसमें संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार दीजिए। कथन 1 मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह है, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रीगण का। कथन 2 प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है। कथन 3 कार्यपालिका का विधिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और कथन 4 है यहाँ पे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए है केवल 2, बी है केवल 1, सी है 1, 2 और 4 और डी है 1, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। केवल ये कथन आपका गलत है, बाकी तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। व्याख्या प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। यदि उस समय संसद सदस्य नहीं है तो मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। इसलिए कथन 2 असत्य व कथन
वह अन्य सभी कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कथन ए, कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता। कथन 2, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी। कथन 3, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1, 2 और 3, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है सी, 1, 2 और 3, ये तीनों युग्म आपके सही हैं। कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं। राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं तथा विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट की सहायता के लिए होते हैं। जो राज्य मंत्री होंगे आपके, वो कैबिनेट की सहायता के लिए होते हैं। यहाँ पे आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रपति का पद भी खाली होगा, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली होगा, और जो आपके अगर इन दोनों का जब पद खाली होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं जज, ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। अगर उनकी भी नियुक्ति ना हुई हो तो इनमें से कौन बनेगा आपका राष्ट्रपति? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी है लोकसभा अध्यक्ष, या डी है सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ हो वो बन सकते हैं यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति के पद के रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति बनते हैं राष्ट्रपति। यदि वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त होता है। नोट, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। ऐसा एक बार ही कंडीशन आई है कि जब राष्ट्रपति भी का पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, उनकी भी नियुक्ति ना हुई हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ और एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अध्याय शुरू हो जाता है, लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।